हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गोरिथम क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल में एसक्यूएल क्लॉजेस। ठीक है, एसक्यूएल क्लॉजेस क्या होता है कि देखिए आपको इससे पहले आपने पढ़ लिया था एसक्यूएल में एसक्यूएल का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, और उसके बाद एसक्यूएल का डेटा टाइप्स और एसक्यूएल के कांस्टेंट। बेसिक में हमने पढ़ लिया था कैसे डेटाबेस में एसक्यूएल टेबल क्रिएट होता है, किस तरीके से हम उससे डेटा को इंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप्स क्या होता है, इंटीजर है या करैक्टर है। ठीक, कॉन्स्टेंट प्राइमरी की होता है, अगर फॉरेन की है या नल है, तो वो सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में बात की हैं। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं एसक्यूएल क्लॉजेस। ठीक है, एसक्यूएल क्लॉजेस क्या होता है, एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम डेटाबेस टेबल से डेटा को फिल्टर करते हैं, सॉर्ट करते हैं। जो डेटा हमें चाहिए लार्ज डेटा से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है, इन एसक्यूएल इज ए क्लॉज इज़ ए कंडीशनल स्टेटमेंट। एक प्रकार का क्या है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल का मतलब हो जाता है इस पर कुछ फिल्टरिंग अप्लाई होगा या कुछ मैथमेटिकल परफॉर्मेंस होगा, तो उसके बाद यूज टू द फिल्टर, सॉर्ट और ग्रुपिंग डेटा। या तो फिल्टर कर देगा, सॉर्ट करेगा या ग्रुप बना देगा जो डेटाबेस टेबल को। क्यों करेगा, जैसे ये डेटाबेस टेबल है और हमें कुछ स्पेसिफिक चाहिए, तो वो जब हमें स्पेसिफिक चाहिए तो हम क्लॉजेस का यूज़ करेंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट में। उस क्लॉजेस के थ्रू हम डेटाबेस टेबल को फिल्टर करने के बाद जो चीज़ चाहिए था हमें स्पेसिफिक, वही चीज़ें मिलेगी। एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें, रिडंडेंट चीज़ें नहीं मिलेगी। तो इसीलिए एसक्यूएल क्लॉजेस का यूज़ करते हैं। द व्हेन वी नीड टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल एंड स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम लार्ज डेटाबेस, यानी कि लार्ज डेटाबेस से हमें जो मीनिंगफुल डेटा चाहिए हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एसक्यूएल क्लॉजेस का यूज़ करने के बाद। ठीक है, ऑन द सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन लगाना पड़ता है। जो डेटा चाहिए, जैसा डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें उसका कंडीशन देना पड़ता है। तो जैसे आपके पास ये डेटाबेस टेबल है, तो ये टेबल तो आपने क्रिएट किया है। ठीक है, एसक्यूएल के थ्रू। अब तो यहाँ पे क्लॉजेस की बात हो रही है। क्लॉजेस तो एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उस टेबल पे परफॉर्म होता है स्टेटमेंट। तो ये टेबल कैसे क्रिएट करता है आपको पता ही होगा कि आपको अगर क्रिएट टेबल करना है तो ये स्टेटमेंट लगाते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ठीक, उसके बाद आप एम्प्लॉय आईडी देंगे और उसके बाद इंट, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, इंटीजर डेटा टाइप। और इसको आपने कह दिया कि ये जो है आपका प्राइमरी की है। ठीक है, प्राइमरी की हो गया। उसके बाद एक एट्रीब्यूट है नेम। नेम क्या है, नेम कौन सा डेटा टाइप है, क्योंकि नाम होगा तो इसमें हम वैरकेर का यूज़ करेंगे। ठीक है, वैरकेर कुछ भी उसका लेंथ दे देते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट आपका क्या हो गया, डिपार्टमेंट भी आपका हो गया वैरकेर, क्योंकि इसमें तो नंबर यूज़ नहीं हो रहा ना, इसमें तो आपका करैक्टर यूज़ होगा, तो करैक्टर डेटा टाइप है। ये डिपार्टमेंट भी 30 लेंथ दे दिया। उसके बाद सैलरी। ठीक है, सैलरी आपका कौन सा डेटा टाइप है, सैलरी आपका इंट डेटा टाइप है, तो इंट डेटा टाइप आपका यहाँ पर यूज़ कर दिया। तो आपने डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर दिया इस स्टेटमेंट DDA डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ करके, जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा। ठीक है, उसके बाद हमारा जब क्रिएट हो गया, इससे हम डेटाबेस क्लॉज लगा के हमें जो चाहिए हम उसको रिट्रीव करेंगे। ठीक है, तो कितने प्रकार के डेटाबेस में एसक्यूएल क्लॉजेस होते हैं, तो एसक्यूएल क्लॉजेस जो होते हैं या तो वेयर क्लॉजेस होगा, डिस्टिंक्ट क्लॉज होगा, ऑर्डर बाय होगा, ग्रुप बाय होगा, हैविंग होगा। सबका अपना स्पेसिफिक काम है। सब अपने कंडीशन लगाने के बाद आपको डेटा देता है। ठीक है, तो आपको जो डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग उस क्लॉज का यूज़ करेंगे। ठीक है, यही चीज़ आपका एसक्यूएल क्लॉजेस कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वेयर क्लॉजेस क्या होता है। वेयर क्लॉजेस क्या है, द वेयर क्लॉजेज इज़ यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड को फिल्टर करता है, यानी कि आपका ये रिकॉर्ड है, इसको फिल्टर करेगा। आप क्या कंडीशन लगाए हो। ठीक है, इट एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रोज। रोज़ का मतलब आप समझ गए, दोज रोज़ यानी आपका ये हो गया पूरा रो। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम द टेबल जस्ट
दैट सेटिस्फाई द स्पेसिफिक गिवन कंडीशन, उस कंडीशन को जस्टिफाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर अपने स्टेटमेंट चलाया, वी वांट टू कंप्लीट डेटा ऑफ ओनली दोज एम्प्लॉयज़ हुज वर्क इन आईटी डिपार्टमेंट। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा, है ना, एग्ज़ाम में जब PYQ देखेंगे तो उसमें ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके बाद आपका ऑप्शन में इस तरह का क्वेरी दिया रहेगा, उसमें से कौन सा ये करेक्ट है। तो आप कैसे समझ पाएंगे, आप जब इसको पढ़े रहेंगे कॉन्सेप्ट को, तो आप एकदम देख के समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है एस्ट्रिक, जिसको इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं स्टार को, एस्ट्रिक। ये सब नोट कर लीजिएगा आप, एस्ट्रिस्क, ठीक है, इसको कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आप सभी कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हो, स्टार लगा देने का। वेयर स्टार, इसका मतलब ये पूरे टेबल के कॉलम को सेलेक्ट किया, ये पूरा कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम, तो टेबल में जितना डेटा है सारा को सेलेक्ट कर लिया फ्रॉम द एम्प्लॉइज़ टेबल से, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल से। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट ID। अब ये देखिए यही चीज़ है, वेयर क्लॉजेज यूज़ हुआ यहाँ पर, और ये उसका कंडीशन यूज़ हो गया वेयर क्लॉजेज के साथ। डिपार्टमेंट इक्वल टू IT, यानी कि जो डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, उस एम्प्लॉय टेबल में वो IT डिपार्टमेंट पे चलेगा, यानी IT डिपार्टमेंट। और यहाँ पे देखिए क्या क्या, टू फिल्टर रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रोज, उसी रो को करता है, ठीक है, इसी रो को कर लिया जो IT डिपार्टमेंट का है, ठीक है, फिल्टर हो गया। उसके बाद ये क्वेरी क्या कह रहा है, वी वांट टू कंप्लीट डेटा। कंप्लीट डेटा का मतलब आपका ये भी डेटा पूरा चाहिए, एम्प्लॉय ID, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, इसमें भी आपका चाहिए पूरा। तो वही आउटपुट दे दिया यहाँ पर आपका एम्प्लॉय ID, है ना, अमित, IT, इसका सैलरी, एम्प्लॉय ID अमित, नेम, डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी, ठीक है। तो वेयर कंडीशन इस प्रकार से यूज़ होता है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा है आपका क्लॉज क्या, डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या कहता है, डिस्टिंक्ट इज़ यूज टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़ फ्रॉम द रिजल्ट सेट एंड रिटर्न ओनली यूनिक वैल्यू, यानी कि आपका यूनिक वैल्यू, डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है यूनिक, ठीक है, आपका यूनिकनेस चाहिए इसमें। तो क्या क्वेरी कह रहा है, क्वेरी कह रहा है कि फाइंड आउट ऑल द यूनिक डिपार्टमेंट दैट एग्जिस्ट इन ए कंपनी। फाइंड आउट ऑल यूनिक डिपार्टमेंट, अब इसमें डिपार्टमेंट में चले आए, ठीक है, आपके पास ये दिया हुआ है क्वेरी, ठीक है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद आप इससे SQL स्टेटमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का एग्ज़ाम में आता है, तो आप इजीली आप लगा लेंगे। जब इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपका ये SQL क्लॉजेज और आपका क्या कहते हैं SQL फंक्शंस दोनों क्लियर हो जाएगा। तो आपको SQL का क्वेश्चन कुछ नहीं छूटने वाला। मैं जिस तरीके से SQL को कवर कर रहा हूँ, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा और मेरे चैनल पर पूरा वीडियोस देख लीजिए, और उसके बाद आप PYQ लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो आप DSSB, TGT या BPSC, TRE या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये चैनल बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर किया जा सके, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट क्लॉज में ये आपका क्वेरी दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट द यूनिक डिपार्टमेंट। यूनिक डिपार्टमेंट हमें फाइंड करना है एग्जिस्ट कंपनी इन द कंपनी, ठीक है। आपका डिपार्टमेंट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट यहाँ पर क्या है, डिस्टिंक्ट क्लॉज है, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट क्लॉज जैसे यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका एस्ट्रिक यूज़ हो गया, क्योंकि एस्ट्रिस्क यूज़ होने के वजह से क्या हो गया, आपका पूरा टेबल में से पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कर लिया डिपार्टमेंट, यानी कि आपके टेबल में सिर्फ डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया, ठीक है, पूरे टेबल को नहीं, डायरेक्ट डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया फ्रॉम द एम्प्लॉइज़ टेबल से डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया। और डिस्टिंक्ट क्लॉज लगाने के बाद डिस्टिंक्ट में क्या होता है कि सिर्फ यूनिक रहेगा, ठीक है, यानी कि IT है तो सिर्फ एक ही IT रहेगा, ठीक है, और उसके बाद HR रहेगा और सेल्स रहेगा। अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट की जगह पर एम्प्लॉय ID हो जाता
एम्प्लॉय आईडी कोमा डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट जो है कुछ ही नहीं होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट यहाँ पे क्या होगा, सारा ही टेबल दिख जाएगा। अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट कोमा एम्प्लॉय आईडी या नेम डाल देंगे तो ये दोनों वैल्यू को देखना पड़ेगा, सिमिलर होना चाहिए। अगर 101 आईटी है, अगर फिर यहाँ पर भी 101, अगर ये 101 आईटी है, ठीक है, ये तो आपका यहाँ पर तो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता क्योंकि प्राइमरी की है। मान लीजिए नेम में अमित है ना, एम्प्लॉय आईडी में अगर यहाँ पर नेम डाल दें और डिपार्टमेंट डाल दें तो क्या होगा, अमित आईटी, और यहाँ पे भी अमित आईटी होगा, तब एक को रिमूव करके एक ही शो करेगा। लेकिन यहाँ पर अमित आईटी है और यहाँ पे राहुल आईटी है, तो ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सिर्फ डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया जा रहा है, सिर्फ डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया जा रहा है, तो आईटी, फिर ये आईटी नहीं होगा, ये एचआर होगा। यानी कि आपको सिर्फ क्या आउटपुट आएगा, आपका आएगा आईटी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, डुप्लीकेट्स को इग्नोर कर देगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट का ये मीनिंग है। इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, आपका क्वेरी दिया रहेगा, आपका उससे एसक्यूएल क्वेरी देखना होगा स्टेटमेंट से, तो आप उसको क्लियर आंसर, करेक्ट आंसर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर बाय क्या होता है, देखिए ऑर्डर बाय क्या रहता है कि ऑर्डर बाय में इफ़ यू वांट टू सॉर्ट योर रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, आप उसको लार्ज टू स्मॉल, स्मॉल टू लार्ज, है ना, आप उस कंडीशन में लगा सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो असेंडिंग डिसेंडिंग का स्टेटमेंट जब लगता है तो वो ऑर्डर बाय कंडीशन में लगता है। देखिए यहाँ पे क्या किया, असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू लार्ज, असेंडिंग का मतलब ये होता है स्मॉलेस्ट टू लार्ज, यानी कि आपका A to Z हो गया या 1 to 10 हो जाएगा। ठीक है, और डिसेंडिंग में A to Z या लार्जेस्ट टू स्मॉल, यानी 10 से 10 to 1। ठीक है, ऑर्डर यू यूज़ द ऑर्डर बाय, तो आप यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय का। बाय डिफ़ॉल्ट इट सॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं देंगे कंडीशन, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप उसको कंडीशन नहीं देते हैं डिसेंडिंग असेंडिंग, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा, आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद देखिए डिस्प्ले क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्वेरी क्या निकालना है हमें, डिस्प्ले द नेम्स एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा है, और डिस्प्ले क्या करना, नेम एंड सैलरी और देयर सैलरी हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो आप इसमें क्वेरी खुद लिखना शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए मैं इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, मैं इसको मिटा दूं और आपको कहा जाए कि स्टेटमेंट देख के आप लिखिए खुद से, तो आप क्या लिखिएगा, डिस्प्ले द नेम, यानी कि हमसे कहा जा रहा है नेम को डिस्प्ले करना, एंड सैलरी, सैलरी को डिस्प्ले करना। ठीक है, कहाँ से, एम्प्लॉय से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे सेलेक्ट, किसको करेंगे, नेम को और सैलरी को, सॉरी सैलरी यहाँ है, सैलरी को। ठीक है, उसके बाद किस टेबल से, एम्प्लॉय के टेबल से, फ्रॉम द एम्प्लॉय, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग का कंडीशन हम लगा रहे हैं, तो कौन सा क्लॉज यूज़ करेंगे, ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ किया, यहाँ पे ये भी इसमें ही करना चाहिए था, चलिए कोई नहीं। ठीक है, ऑर्डर बाय यूज़ किया, ऑर्डर बाय के बाद किसको कर रहे हैं हम, सैलरी पे लगा रहे हैं कंडीशन। ठीक है, कंडीशन जब हम सैलरी पे लगा रहे हैं, सैलरी कैसे होना चाहिए, यहाँ पे कहा जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो जाता है आपका क्या है, हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, यानी कि आपका DESC लगा दिया गया। ठीक है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का एक कंडीशन हो गया कीवर्ड। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा इस पूरे टेबल से। ठीक है, फिल्टर होने के बाद क्या आएगा, सबसे पहले 70,000 आएगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट आएगा सबसे टेबल में। उसके बाद इसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, आपका 60,000 है। ठीक है, उसके बाद आपका 55 है, 55 दोनों है। तो जो अल्फ़ाबेटिकल नाम जो जिसका एम्प्लॉय आईडी ज़्यादा होगा वो पहले होगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद आपका 55 रोहन है, फिर 45,000। तो इस तरीके से रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, और क्या शो करने कहा गया था, सिर्फ नाम और सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, ये चीज़ें नहीं हमें दिखानी थी, तो हमने नहीं दिखाया गया। अगर यहाँ पर हम सब कुछ लिख देते तो सब कुछ आ जाता, सब कुछ इस टेबल को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता। ठीक,
तो अगर यहीं पर हम सेलेक्ट नेम को अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर देते हैं, ठीक है, तो पूरा हमें ये टेबल को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता। तो ये चीज़ें ऑर्डर बाय में यूज़ हो जाता है। यहाँ पे क्या क्या है, राहुल हैज़ द हाईएस्ट सैलरी इज़ एट द टॉप, ठीक है, वही चीज़ है, हाईएस्ट सैलरी होगा, और नेहा बॉटम में है क्योंकि लोएस्ट होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ग्रुप बाय क्लॉज क्या कहता है। ग्रुप बाय में क्या होता है, ग्रुपिंग करना होता है। ग्रुपिंग करने का मतलब क्या होता है, क्लस्टर बनाते हैं। ग्रुप कैसे कीजिएगा, आप कह दीजिएगा कंप्यूटर साइंस वाले डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट जो है एक तरफ हो जाएंगे, मैकेनिकल वाले एक तरफ हो जाएंगे, और भी सिविल वाले एक तरफ हो जाएंगे, जो BCA वाले हैं वो अलग से हो जाएंगे उसमें। तो हम जब ग्रुपिंग करते हैं तो उसमें भी फिल्टरिंग होता है, तो वो भी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ग्रुप क्लॉज क्या कहता है कि दिस क्लॉज ग्रुप्स द रोज, यानी ग्रुप द रोज, यानी इसको रोज को कर रहा है, ना कि हम कॉलम को कर रहे हैं। ग्रुप द रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज़ इनटू द समरी रोज, ठीक है। जो रोज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ग्रुप कर रहे हैं, उसके समरी, उसके जो डिटेल्स हैं उसमें जो कॉमन है, सेम वैल्यूज़ हैं, उनको एक ग्रुप करेंगे, ठीक है। उसमें दूसरे में जो जो कॉमन आएगा उसको एक ग्रुप करेंगे, क्योंकि लार्ज डेटा पे हम काम कर रहे हैं ना। हम तो ये तो एग्जांपल के लिए छोटा सा डेटा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जब एक्चुअली रियल वर्ल्ड में क्या हो जाता है, लार्ज डेटा रहता है। तो लार्ज डेटा में ग्रुप बाय क्लॉज के थ्रू हम उसको रिट्रीव करते हैं डेटा को। इट इज़ ऑलमोस्ट यूज्ड इन कंजंक्शन विद द एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन इसमें यूज़ करते हैं। काउंट, मैक्सिमम, काउंट का मतलब कि हमें कितने टेबल में रोज़ हैं काउंट करके बताएगा, मैक्सिमम क्या है उसका कंडीशन लगाएगा, ठीक है, मिनिमम सैलरी क्या है उसमें, सम क्या हो जाता है उसमें जोड़ देगा, ठीक है, एवरेज निकालेगा। तो ये सब जो होता है ये आपका एग्रीगेट फंक्शन है। हम नेक्स्ट आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे इसको कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस कितने टाइप्स के हैं, एग्रीगेट फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। तो वो फंक्शंस जो हम बात करेंगे तब हमें इस चीज़ पे और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी तो ग्रुप बाय पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप बाय में समझ में आ गया कि ग्रुपिंग करता है सेम डेटा को के हिसाब से, उसके बाद हमें उसके हिसाब से हम उसको रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेरी क्या कहा गया है, क्वेरी कह रहा है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। मतलब क्या कह रहा है कि काउंट करने कह रहा है, काउंटिंग हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ टोटल नंबर एम्प्लॉयज़ ये है 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। कौन कितने कितने डिपार्टमेंट में किया जा रहा है। अब देखिए आपको इस तरीके से स्टेटमेंट होगा, आपसे क्वेश्चन में दिया, ऑप्शन में दिया रहेगा, तरह तरह का आपका क्वेरी दिया रहेगा, तो आप समझ जाइएगा डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट, काउंटिंग, इस तरीके का स्टेटमेंट देख के कि यहाँ पे ग्रुप क्लॉज ही लगेगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कितने बंदे काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो पहले तो हमें डिपार्टमेंट को क्लस्टर करना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा, फिर उस डिपार्टमेंट को काउंट करना पड़ेगा। तो जैसे IT एक डिपार्टमेंट है, तो IT डिपार्टमेंट में कितने बंदे काम कर रहे हैं, 1 2। HR डिपार्टमेंट में कितने काम कर रहे हैं, 1 2। आप मैन्युअली तो नहीं देख रहे हैं ना, आप स्टेटमेंट के थ्रू सब कुछ देख रहे हैं। आप डेटाबेस में घुस के आप डेटाबेस टेबल को चेक नहीं कर रहे हैं, तो फिर मतलब ही क्या हुआ SQL चलाने का। तो आप तो क्वेरी चला रहे हैं, आपका बैकएंड में सारा क्वेरी वो हो रहा है, चल रहा है, तो आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो वही इतना कांस्टेंट एफिशिएंट रहता है कि हमें गड़बड़ इसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए आपका ये क्वेरी चला कि यहाँ पे कहा गया कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय को काउंट करता है जो काम कर रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट में। तो क्या हुआ कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, हमने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया, चलिए डिपार्टमेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, डिपार्टमेंट हमारा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट द डिपार्टमेंट, काउंट द एम्प्लॉय ID एज, ठीक है, एज मतलब अलियास, क्या बोलते हैं, अलियास बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका मतलब उपनाम या फिर उर्फी नाम या इस तरीके का एक फेक, मतलब ऐसा एक टेम्प्रोरी नेम यूज़ करते हैं, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय इसको नाम दिया गया फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। तो डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय काउंट होगा कि किस किस डिपार्टमेंट में काम किया जा रहा है, और कंडीशन लगाया ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के बारे में पूछा गया है, तो ग्रुप बाय कंडीशन जो है डिपार्टमेंट पे लगेगा। अगर नेम के बारे में पूछा जाता तो नेम पे लगता,
ठीक है। नाम में तो ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि नाम में कैसे समझ में आएगा कि नाम का कुछ और कंडीशन हो सकता है, एक के साथ डिपार्टमेंट के साथ लगा सकते हैं, ठीक है, 2 लोग के साथ, ठीक है। और उसके बाद सैलरी में लगा सकते हैं, एक रेंज दे सकते हैं कि इतने रेंज का ग्रुपिंग है, इतने रेंज का ग्रुपिंग होगा। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट जो काउंट करना है, तो ग्रुप बाय लग गया तो इसका मतलब सिमिलर डिपार्टमेंट में काउंट होगा। तो देखिएगा कि आईटी का कितना है, आईटी का 2 है, तो रिज़ल्ट 2 दे दिया। एचआर में कितना है, 2 दे दिया एचआर में, एचआर। उसके बाद सेल्स में कितना है, 1 दे दिया, यानी ग्रुपिंग करके दे दिया, रिज़ल्ट दे दिया हमारा 2 2 2 1, यानी कि आपका कंडीशन जैसा होगा रिज़ल्ट वैसा ही मिलेगा, ठीक है। और कुछ कंडीशन लगाते तो यहाँ पे हमें कुछ और रिज़ल्ट प्राप्त होता, ठीक है। तो ग्रुप बाय मर्ज द रोज विद द सेम डिपार्टमेंट इनटू सिंगल ग्रुप। इस रोज को मर्ज किया, यानी कि इसको, ठीक है, और इनटू सिंगल डिपार्टमेंट, सिंगल ग्रुप, ठीक है। एंड काउंट द फंक्शन काउंटेड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दोज ग्रुप। एंड काउंट कर दिया, जैसे कि आपने आईटी के लिए किया, तो आईटी डिपार्टमेंट में आपका ये काउंट किया। आई होप आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये काउंट हुआ 1 2, उसके बाद आपका एचआर काउंट हो गया 1 2, उसके बाद आपका काउंट हो गया आपका सेल्स 1। तो मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक, बहुत इजी ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक। ग्रुप बाय हो गया। उसके बाद हैविंग क्लॉज, ठीक है। हैविंग क्लॉज क्या होता है, हैविंग क्लॉज कहता है कि हैविंग क्लॉज ग्रुप कंडीशन के बाद ही लगता है ज़्यादातर, ठीक। लेकिन आप इसमें कंडीशन देखिएगा क्या कहा जा रहा है, वेयर इज़ यूज टू फिल्टर रोज बिफोर ग्रुपिंग वाइल द हैविंग इज़ यूज टू फिल्टर ग्रुप आफ्टर ग्रुप बाय। हैविंग जो हो रहा है ग्रुप बाय के बाद अमूमन यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्पेशली व्हेन द एग्रीगेट फंक्शन इज और इन्वॉल्व्ड। एग्रीगेशन फंक्शन का मतलब मैथमेटिकल कुछ कंडीशंस लग जाते हैं, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब काउंटिंग हो गया, आपका एवरेज निकालना हो गया, तो वो सब जो है आपका एग्रीगेट फंक्शन हो जाता है। आप, मैं जो मैथमेटिकल बात किया वो तो मैथमेटिकल फंक्शन होता है, ठीक है। तो फंक्शन भी 4 प्रकार से हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेरी यहाँ पे क्या है, हैविंग क्लॉज में आपका हैविंग, आपका एक टेबल ही है, कॉमन टेबल लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा, ताकि आप समझने में अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी हो, ठीक है, इसलिए मैंने दिखाया। उसके बाद क्वेरी क्या है, क्वेरी कह रहा है कि वी ओनली वांट द डिपार्टमेंट नेम, हमें सिर्फ डिपार्टमेंट नेम चाहिए, एंड एम्प्लॉई काउंट फॉर दोज डिपार्टमेंट दैट हैव द मोर देन 1 एम्प्लॉई। हमें इस डिपार्टमेंट में उसके बाद डिपार्टमेंट नेम चाहिए, ठीक है, यानी ग्रुपिंग कर दिया, है ना। एम्प्लॉय काउंट, कितने एम्प्लॉय हैं, और उसमें से कंडीशन लगाना है जिसमें से जिसका डिपार्टमेंट एक से ज़्यादा एम्प्लॉय, जिस डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया गया, स्टेटमेंट क्या चलाया गया कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया, काउंट किया, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी को काउंट करेगा, और उसके बाद एलियास आपका एम्प्लॉइज़, टोटल एम्प्लॉइज़, ठीक है, और उसके बाद ये आपका रीनेम किया, नाम लिखा, ठीक है, एक उर्फ नाम रखा गया, उपनाम, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से लिया गया, ठीक है। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को ग्रुप बाय किया गया, ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट को ग्रुप बाय किया, आईटी, ठीक है, एचआर, ठीक है। आपका 3 टेबल बन गया, एक तो बन गया आपका एक बन गया आपका आईटी, एक बन गया आपका एचआर, और एक बन गया आपका सेल्स, ठीक है। 3 टेबल बन गया आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद ग्रुपिंग हो गया,
अब उसके बाद कहा जा रहा है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाय ग्रुप हो गया। हैविंग द कॉन्ट, ये तो एक ही है ना, ठीक है। हैविंग द कॉन्ट एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 1, तो ये तो आपका एम्प्लॉय आईडी हो गया। एम्प्लॉय आईडी आपका ये डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। आपका आईटी है 101 आईटी, और उसके बाद 103 आईटी, उसके बाद है आपका एचआर है, एचआर में भी आपका ये एम्प्लॉय आईडी है, और उसके बाद ये डिपार्टमेंट है। और उसके बाद एचआर में क्या है 102, 102 के बाद है आपका डिपार्टमेंट क्या है, एचआर है। उसके बाद आपका 105 है, इसका डिपार्टमेंट एचआर है। सेल्स है, डिपार्टमेंट है, ठीक है। सेल्स में एक ही है, सेल्स में तो आपका एक ही है, ठीक है। 104 डिपार्टमेंट सेल्स, ठीक है। ये टेबल इस तरीके से बन गया आपका, इसमें ग्रुपिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद हैविंग कंडीशन लग रहा है। अब इस टेबल में हैविंग कंडीशन अप्लाई हो रहा है। अब इसमें देखा जा रहा है टोटल में से कि आपका कि कौन सा है जो एक से ज़्यादा एम्प्लॉई आईडी है, यानी एक से ज़्यादा, ये तो एक है, ये तो नहीं होगा। आपका एम्प्लॉय आईडी किस में है, आपका एम्प्लॉय आईडी एक से ज़्यादा इस टेबल में है और इस टेबल में है, इसमें नहीं है। तो आपका यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट 2 एचआर में 2 है, ठीक है। आपका हैविंग क्लॉज इस तरीके से क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं एसक्यूएल फंक्शन क्या होते हैं। एसक्यूएल फंक्शन जो है आपका, एसक्यूएल फंक्शन आर बिल्ड इन, फंक्शन क्या है, एसक्यूएल फंक्शन क्या कहता है कि एसक्यूएल फंक्शन आर बिल्ड इन कमांड दैट प्रोसेस इनपुट रिटर्न द स्पेसिफिक आउटपुट, ठीक है। अब उसमें बहुत तरह के एसक्यूएल फंक्शन होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है, जिसमें एवरेज और उसके बाद आपका क्या कहते हैं काउंट वगैरह निकालते हैं, देखिएगा काउंट, सम, एवरेज, तो ये सब एग्रीगेट फंक्शन में यूज़ होता है। मैथमेटिकल फंक्शन होता है, मैथमेटिकल फंक्शन में क्या क्या होता है आपका राउंड, उसके बाद मैक्सिमम, मिनिमम, फ्लोर, सीलिंग वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, वो सब चीज़ हम मैथमेटिकल फंक्शन में निकालते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शन होता है, उसके बाद डेट एंड टाइम फंक्शन होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के उसमें देखा है अभी तक PYQ वगैरह में, आपका एग्रीगेट फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीगेट फंक्शन से मैंने देखे हैं कि क्वेश्चंस जो है काफ़ी पूछे जाते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, और थोड़ा सा कभी कभी मैथमेटिकल फंक्शन में देखा है, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन आप लेके चलिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एसक्यूएल फंक्शंस में, ठीक है। और उसके बाद आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको एसक्यूएल ज्वाइन, एसक्यूएल इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगली क्लास में। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको अगला क्लास जो है वो भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा। और 1 से 2 दिन में, कल ही तक मैं कोशिश करता हूँ कि लेके आ जाने का वीडियो, ठीक है। उसके बाद देखिए एसक्यूएल फंक्शन क्या है। एसक्यूएल फंक्शन बिल्ड इन कमांड दैट प्रोसेस द इनपुट रिटर्न स्पेसिफिक आउटपुट, उस कंडीशन के हिसाब से उसका स्पेसिफिक आउटपुट देगा। अगर एवरेज लगाते हैं तो एवरेज कर देगा, उस पर रिटर्न करेगा। और उसके बाद अगर काउंट करते हैं तो काउंट करता, काउंट का कंडीशन हम लगा ही चुके हैं, ठीक है। दे आर यूज टू फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, तो मैथमेटिकल फंक्शन हो गया। और उसके बाद आपका काउंटिंग में भी कैलकुलेशन हो ही रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, मैनिपुलेटिंग डेट्स, ठीक है, इनसाइड क्वेरी, आप क्वेरी के थ्रू चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एग्रीगेट फंक्शन, ये आपका टेबल है, इस टेबल को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस इसमें स्लाइड्स में क्या किया था, स्लाइड्स में टेबल हट गया था तो मैंने फिट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका टेबल जो है फिट नहीं हो रहा है स्लाइड में, तो आप अपने पेज पे आप कहीं पे लिख लीजिए, ताकि इसी स्लाइड से आपका डेटा रिट्रीव होगा तो आपको दिखेगा, ठीक है। ये कॉमन टेबल है, ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शन टेबल, जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी होगा, ट्रांजैक्शन नेम होगा, कस्टमर नेम होगा, कस्टमर नेम के बाद ब्रांच सिटी, अमाउंट दिया हुआ है, और ट्रांजैक्शन डेट दिया हुआ, किस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग अपना दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी दिया है 1 2 3 4, और उसके बाद कस्टमर नेम राहुल, प्रिया, अमन, नेहा। उसके बाद ब्रांच सिटी दिल्ली, पुणे, ठीक है। यहाँ पे कॉमन भी ये रखा गया है ताकि आपका कुछ कंडीशन में काम आएगा, ठीक है। अमाउंट में 5000, 12000, -2500 क्या है, तो माइनस की देने की क्या ज़रूरत होगी,
तो यही चीज़, तो ये माइनस मैंने जानबूझ के रखा है, ये माइनस कोई मिस्टेक नहीं है, ये जानबूझ के रखा गया कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू की बात आएगी तो वहाँ पे नेगेटिव आपका कंडीशन अप्लाइड नहीं होता, नेगेटिव इंटीजर नहीं लिया जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो वो क्यों ऐसा होता है, तो उस कंडीशन में इसको निगलेक्ट करेगा या इसको करेक्ट करके देगा, वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका अमाउंट ये है, किस डेट पर ट्रांजेक्शन हुआ है वो डेट लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए कि एग्रीगेट फंक्शन क्या कहा जाता है। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, तो एग्रीगेट फंक्शन दे परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रोज। मल्टीपल रोज का मतलब आपका ये रो है, ठीक है, इस पे कंडीशन अप्लाई हो रहा है, क्या आपका कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है, रोज ऑफ ए कॉलम एंड रिटर्न सिंगल समराइज्ड वैल्यू, जैसे इस तरीके से आपका दिया है यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स, टोटल ट्रांजेक्शन यानी 4, यानी कि यहाँ पे काउंट कंडीशन लगा होगा। देखिएगा की पॉइंट्स हैं, दे आर मोस्टली यूज द ग्रुप बाय, ज़्यादातर ये ग्रुप बाय के क्लॉज में यूज़ होता है काउंट फंक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि इस किसी एग्जांपल में मैंने ग्रुप बाय नहीं लिया, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ग्रुप बाय का आपका कंडीशन यहाँ पे अप्लाई ज़्यादा करना सही नहीं लग रहा था इस टेबल के अकॉर्डिंग। ग्रुप बाय का आप देखिएगा यहाँ पे लिया गया था, यहाँ पे काउंट किया गया था ना, तो यहाँ पे ये काउंट क्या है, एग्रीगेट फंक्शन ही है, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन लिया गया है, ग्रुप बाय क्लॉज में लिया गया, ठीक है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि दे आर मोस्टली यूज्ड बाय विद द ग्रुप बाय क्लॉज एंड ऑटोमेटिकली इग्नोर द नल वैल्यू को इग्नोर करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म किया जा रहा है, तो नल वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, काउंट। पहला आपका एग्रीगेट फंक्शन एक काउंट है, ठीक है। काउंट में क्या करते हैं, काउंट में आप जो है काउंट द टोटल नंबर ऑफ रोज, आप टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करते हैं, इसका यही काम है, ठीक है। तो काउंटिंग करना इसका काम है, तो सेलेक्ट काउंट लगाते हैं आप, सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट का में उसमें स्टेटमेंट में कंडीशन लगाते हैं काउंट का, ठीक है। काउंट किया, किसको काउंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन आईडी को कर रहे हैं। तो काउंट के बाद आपका पैरेंथेसिस दिया हुआ है, ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस दिया हुआ है। तो ओपन उसमें क्या कह रहे हैं कि आप ट्रांजैक्शन आईडी को आपके क्या कर रहे हैं कि काउंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन आईडी को काउंट कर रहे हैं एज ए टोटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। आप टेम्प्रोरी नेम ले लिया टोटल ट्रांजैक्शन का, ठीक है, ये आपका। उसके बाद फ्रॉम द बैंक ट्रांजैक्शन का टेबल आपका ये है, ठीक है। तो बैंक ट्रांजैक्शन आप तो या तो फिर टेबल नाम समझ जाइए, ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शन टेबल, ठीक, बैंक ट्रांजैक्शन टेबल से लिया गया और उसके बाद काउंट किया गया। तो काउंट किया गया क्या होगा, 1 2 3 4, आपका वैल्यू 4 दे देगा काउंट लगाने के बाद। सम अगर लगाते हैं तो क्या होगा, कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ द न्यूमेरिक कॉलम्स, सम ऑफ द न्यूमेरिक कॉलम्स को सम करेगा। सेलेक्ट द सम, अगर ये कंडीशन लगा हुआ है, क्वेरी लगा हुआ है, सम अमाउंट का मतलब आपका यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट एज अ टोटल पुणे अमाउंट। अब पुणे अमाउंट क्या है, पुणे ये 2 है, ठीक है। सम करने कहा जा रहा है, सम पुणे अमाउंट फ्रॉम द बैंक ट्रांजेक्शन वेयर द सिटी इज पुणे, सिटी जो है पुणे होना चाहिए, सिटी आपका पुणे, ब्रांच सिटी पुणे, सम अमाउंट 12,000 और 8,500। उसके बाद जब 12,000 8,500 जुड़ जाएगा तो आपका क्या हो जा रहा है, 20,075, ठीक है। और 20,075 हो गया तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया बोलने में, 20,500.75, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका पुणे का जो भी अमाउंट होगा वो जुड़ेगा, यानी 12,000 ये जो अमाउंट है डेसिमल पॉइंट में है, ना कि इंटीजर में। जब टेबल आप क्रिएट कर रहे होंगे तो अमाउंट को यहाँ पर डेसिमल में दिए होंगे, ठीक है, या तो फ्लोट में दिए होंगे, ठीक। तो डेसिमल में दिए तो आपका यहाँ पर इस दोनों को जोड़ने के बाद आपका आ जा रहा है 20,500.75, ठीक। उसके बाद एवरेज निकालने में क्या होगा, कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिक कॉलम, ठीक है। अब उसमें क्या कंडीशन लगा हुआ है, सेलेक्ट द एवरेज अमाउंट करना सेलेक्ट, ठीक है, एज द एवरेज पुणे अमाउंट, एक नाम ले लिया टेबल का, ठीक है। और उसके बाद फ्रॉम द बैंक ट्रांजेक्शन वेयर द सिटी पुणे, और उसके बाद आपका पुणे ही, सिर्फ पुणे, ये एवरेज अमाउंट का क्या होगा, जब ये अमाउंट 12,000 और 8,500.75 जुड़ने के बाद आपका इतना आ जाता है 20,500.75। उसके बाद आप इसको डिवाइड जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
10,250.37 समथिंग, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है आपका दिया गया है, ठीक है। एवरेज निकालने क्या गया है, एवरेज का मतलब ये होगा टोटल में हो रहा है, उसको डिवाइड कर देंगे, इसको ऐड करने के बाद 2 पे हो रहा है तो डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये एवरेज निकल गया। उसके बाद आपका मैक्स और मिनिमम होता है। मैक्स मिनिमम क्या होता है, मैक्स मिनिमम कहता है तो मैक्सिमम कहता है फाइंड द लार्जेस्ट, मैक्स का मतलब ही होता है लार्ज वैल्यू को फाइंड करना, मिनिमम का काम होता है लोएस्ट वैल्यू को फाइंड करना। तो आपका क्वेरी चल रहा है कि सेलेक्ट मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। कहाँ करना है, ट्रांजेक्शन से। मैक्सिमम अमाउंट पूरे अमाउंट में, हम टेबल के पूरे अमाउंट में चेक करेंगे मैक्सिमम अमाउंट एज द मैक्स ट्रांजेक्शन, ठीक है। टेबल का नाम ले लिया मैक्सिमम ट्रांजेक्शन। मिनिमम अमाउंट किस में, टेबल के कॉलम में मिनिमम अमाउंट, अमाउंट कॉलम में मिनिमम अमाउंट चेक करेंगे, उसमें हम मिनिमम टैक्स में अपडेट कर देंगे। फ्रॉम द बैंक ट्रांजेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शन अब देखिए आपका यहाँ पर से टेबल से देखिएगा कि मैक्सिमम यहाँ पे क्या लग रहा है आपका 12,000, मिनिमम क्या लग रहा है आपका, मिनिमम तो वैसे -2500 होना चाहिए। अब देखिए मिनिमम आपका ये कर दिया, ठीक है। जबकि आपका डेटाबेस में अगर माइनस चला गया है तो वो अपडेट कर देगा। ये तो अब से अभी तो ये अमाउंट देखिए माइनस में है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएंगे तब इसके बाद हमें समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो मिनिमम है तो शो तो करेगा ही, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल फंक्शन देखिए, मैथमेटिकल फंक्शन क्या कहता है, दीज फंक्शन परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल है तो ऑपरेशन मैथमेटिकल करेगा ऑन न्यूमेरिक डेटा पे, ठीक है। दे ऑपरेट ऑन इंडिविजुअल रोज, किसी इंडिविजुअल रोज पे करेगा, किसी ग्रुपिंग करने के बाद नहीं। तो राउंड क्या होता है, राउंड का मतलब हो जाता है राउंड फिगर देगा वैल्यू, ठीक है। राउंड ए डेसिमल नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर और स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो आपका डेसिमल नंबर में है तो उसको राउंड फिगर करने के बाद उसका वैल्यू दे देगा, ठीक है। सेलेक्ट द कस्टमर नेम को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टेबल से कस्टमर जो ट्रांजैक्शन टेबल है उससे, बैंक ट्रांजैक्शन टेबल से कस्टमर नेम को सेलेक्ट किया। उसके बाद अमाउंट, राउंड का आपका मैथमेटिकल फंक्शन लगाया राउंड। उसके बाद उसमें एक रीनेम नाम लिखा राउंडेड अमाउंट, ठीक है। ये फ्रॉम द बैंक ट्रांजेक्शन वेयर द कस्टमर नेम राहुल, कस्टमर नेम राहुल ये है, ठीक है। उसका अमाउंट है कितना, 5,000.50, ठीक है। लेकिन हम तो दशमलव में यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले, हम इसमें राउंडेड रखने वाले हैं। तो इसमें राउंड फिगर क्या हो जाएगा 5,001, क्योंकि हमारा क्या फिगर था कि 5,000 दशमलव क्या था 50 था, 50, ठीक है। तो राउंड फिगर में करने के बाद हमने इसमें डाल दिया राहुल का अमाउंट ये। उसके बाद देखिए आपका फ्लोर वैल्यू, एक होता सीलिंग वैल्यू, एक होता फ्लोर वैल्यू। तो फ्लोर वैल्यू का मतलब है जो अमाउंट होगा दशमलव के बाद 0.50 से वो ऊपर चला जाएगा, और 0.50 से नीचे रहेगा तो वो उसके बाद लोअर वैल्यू को ले लेगा, ठीक है। तो ऑलवेज राउंड द नंबर डाउन टू द प्रीवियस इंटीजर, सेलेक्ट द कस्टमर नेम सेलेक्ट किया, फ्लोर का फंक्शन लगाया, मैथमेटिकल फंक्शन, अमाउंट को सेलेक्ट कर रहे हैं एज अ फ्लोर अमाउंट, बैंक ट्रांजेक्शन वेयर द कस्टमर नेम नेहा, ठीक है। तो नेहा का देखिएगा उसमें जो है प्राइस क्या है, उसमें अमाउंट क्या है, नेहा का है 8,500.75, यानी कि इसका फ्लोर वैल्यू जो होगा आपका 8,500 होगा, ठीक है। तो 8,500 आपका इसका फ्लोर वैल्यू हो गया। और सीलिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलवेज द राउंड ए नंबर अप टू द नेक्स्ट इंटीजर, सेलेक्ट कस्टमर नेम को करना सेलेक्ट, सीलिंग अमाउंट को करना है, ठीक है। उसके बाद जिसमें से नेहा, ठीक है। तो आपका इसका नेहा का कितना था 8,500.75, ठीक है। इसमें से इसका फ्लोर अमाउंट क्या था 75, ठीक है। यानी कि इसको फ्लोर अमाउंट ले गया। सीलिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, सीलिंग अमाउंट में आपका सॉरी कुछ फ्लोर अमाउंट में ज़्यादा नहीं होगा ना, फ्लोर अमाउंट में कम ही होगा, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर सीलिंग अमाउंट में क्या हो जाएगा, आपका जो वैल्यू रहेगा अपर लिमिट रहेगा, आप उसको उसमें सीलिंग अमाउंट में राउंड फिगर में रखेंगे, और फ्लोर अमाउंट में जो लोअर लिमिट रहेगा उसको आप फ्लोर राउंडिंग अमाउंट में रखेंगे। ठीक है। तो ये सीलिंग हो गया। एब्सोल्यूट हो जाता है आपका नेगेटिव इंटीजर को नहीं कंसिडर करता। रिटर्न द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ नंबर, कन्वर्ट द नेगेटिव नंबर टू द पॉजिटिव नंबर। ठीक है। तो वेरी यूजफुल टू फाइंड दैट एक्चुअल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हमें समझ में आ गया था कि नेगेटिव में नहीं हो सकता है अमाउंट। ठीक है। और उसके बाद तो नेगेटिव में नहीं होगा, तो हमने उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लगाया, एब्सोल्यूट फंक्शन लगाया। तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है कि पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू को ही शो करता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कस्टमर किया, कस्टमर नेम को सिलेक्ट किया, और उसके बाद एब्सोल्यूट कंडीशन लगाया, क्योंकि नेगेटिव जो हो रहा था आपका अमन पे हो रहा था, तो अमन को सेलेक्ट किया, और उसके बाद उसका एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या था उसका -2500। ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्लस में पॉजिटिव में वैल्यू दे दिया गया, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो स्ट्रिंग फंक्शन क्या कहता है कि स्ट्रिंग फंक्शन कहता है कि यूज टू फॉर्मेट, आप ये फिर स्ट्रिंग फंक्शन आ जाता है। स्ट्रिंग जैसे मैथमेटिकल फंक्शन था, एग्रीगेट फंक्शन था, फिर एक है तीसरा स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन में क्या कहता है कि यूज टू फॉर्मेट, एक्सट्रैक्ट, मॉडिफाई द टेक्स्ट डेटा। क्योंकि स्ट्रिंग डेटा की बात आ रही है, तो इसमें आपका टेक्स्ट डेटा पे ही बात होगी। मैथमेटिकल में नंबर पे बात होता है। ठीक है। वेरी हेल्पफुल टू डिस्प्लेइंग द क्लीन टेक्स्ट आउटपुट टू द यूज़र। इसका यूज़ करने के बाद हम डेटाबेस के थ्रू यूज़र को जो है हम क्लीन और सिंपल अच्छा सा देते हैं डेटा आउटपुट में। ठीक है। अपर और लोअर, यानी यहाँ पर अपर और लोअर, अपर केस यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्ट द टेक्स्ट टू ऑल अपर केस या लोअर केस। जो अपर वैल्यू और लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन लगाने के बाद डेटाबेस में हो सकता है टेबल में नाम जो होगा वो सेंटेंस केस में हो सकता है कि वो कुछ अलग कंडीशन, अलग नाम का, क्योंकि जो डेटाबेस टेबल के अंदर डेटा जिस फॉर्मेट टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली उसी टेक्स्ट में हमें आउटपुट देगा। लेकिन जब हम फंक्शन लगा देंगे, अपर फंक्शन में हमको चाहिए, तो वो किसी भी फॉर्मेट में होगा, वो उसको कन्वर्ट करके अपर केस में दे देगा। अगर लोअर केस में लगा देंगे तो वो लोअर केस में देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। सेलेक्ट द अपर कस्टमर नेम। कस्टमर नेम राहुल था। राहुल कैसे था पहले राहुल ऐसे था सेंटेंस केस में। ठीक है। यानी कि आर कैपिटल था, उसके बाद स्मॉल था। कस्टमर नेम एज द अपर केस। लोअर ब्रांच सिटी क्या था, दिल्ली इस तरह से था। ठीक है। अब क्या किया, एज द लोअर केस फ्रॉम द बैंक ट्रांजेक्शन वेयर ट्रांजेक्शन ID 1, ट्रांजेक्शन ID से सेलेक्ट किया गया। तो ट्रांजेक्शन ID 1 किसका था, राहुल का था, और राहुल का ट्रांजेक्शन ID था, तो नाम उसका राहुल ऐसे था, इस तरीके से। उसके बाद उसका सिटी कैसे था, दिल्ली ऐसे था। तो इसको कर दिया अपर केस कर दिया, इसको कर दिया आपका लोअर केस। ठीक है। तो उसके बाद इसका रिजल्ट इस तरीके से शो होगा। ठीक है। उसके बाद लेंथ क्या है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट किया गया स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट कैसे होगा, तो जैसे राहुल है, तो राहुल का कैरेक्टर कितना काउंट होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। नेहा का कितना होगा, 1 2 3 4। ठीक है। तो हम जब कैरेक्टर काउंट करना चाहते हैं कि उसका लेंथ कितना है कैरेक्टर का, तो उसमें हम लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो सेलेक्ट कस्टमर नेम और उसके बाद लेंथ कस्टमर नेम। ठीक है। एज नेम लेंथ फ्रॉम बैंक ट्रांजेक्शन वेयर द कस्टमर नेम इक्वल टू नेहा। तो हम बैंक ट्रांजेक्शन से वेयर क्लॉज यूज़ कर लें। देखिए क्लॉज आप समझिए अच्छे से। ठीक है। वेयर क्लॉज के बाद क्या कंडीशन लगता है वेयर क्लॉज के बाद। ठीक है। सेलेक्ट के बाद हम किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, उस टेबल, उस एट्रीब्यूट्स का नाम लिखते हैं, या फिर हम उस कंडीशंस को लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद लेंथ कब लगता है, जब हम उसका मतलब क्या कहते हैं कि आप उपनाम देना चाहते हैं, अलाइस एस्ट्रिक किसको कहते हैं, अलियास किसको कहते हैं। ठीक है। आप उसका मीनिंग समझिए। ठीक है। वो कैसे किस फॉर्मेट में, ऐसा ही एग्ज़ाम में रहता है, बहुत बेसिक रहता है। तो स्लाइड जब आप देखेंगे, आप इसको अपने कॉपी में नोट्स बनाइए अपने तरीके से
क्योंकि आप इसको जब देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, तो आपका खुद का लिखा हुआ पैटर्न जो है आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग देगा। तो ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बनाइए। और इस पीडीएफ को मैं तो अब टेलीग्राम चैनल पर दे ही देता हूँ, है ना, आप फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद आपको दे देता हूँ गूगल ड्राइव पे। आपको एक्सेस बहुत अच्छे से मिल रहा है। ठीक है, आपको है कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, और उसके बाद जब इसको देखिएगा, पीवाईक्यू लगाइएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट कितना फ़िल्टर, कितना स्पेसिफाइड और कितना ही रिलेवेंट है। क्योंकि मैं इसी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आज के डेट में कंटेंट की कमी नहीं है। मैंने बहुत कोर्स है, मैंने खुद पढ़ा है बहुत कोर्स से, ठीक है। तो और उसके बाद कंटेंट की कमी नहीं, लेकिन एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट मिलना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यही आपकी प्रॉब्लम है, और इसी चीज़ का सोल्यूशन लाना ज़रूरी था। तो मैं इस चैनल पे इस पर काम करता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए, इस कंटेंट को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई की जा रही है, ठीक है। उसके बाद सब स्ट्रिंग क्या कहता है? सब स्ट्रिंग कहता है कि आप नेहा का काउंट हो गया लेंथ का, तो नेहा लेंथ कितना है? 1 2 3 4, ठीक है। तो कस्टमर नेम में आप उसको, ठीक है। सब स्ट्रिंग क्या होता है? एक्सट्रैक्ट ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। फॉर्मेट क्या हो जाता है इसका? सब स्ट्रिंग। इस तरीके से लिखते हैं। तो सब स्ट्रिंग का मतलब हो जाता है, यानी उसका स्ट्रिंग का छोटा पार्ट, सब स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का छोटा पार्ट। नेहा अपने आप में एक स्ट्रिंग है, उसका छोटा पार्ट ने हो सकता है, ने हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या कहा गया है? टेक्स्ट, स्टार्ट पोजीशन और उसके बाद लेंथ, यानी ये उसका कंडीशन होगा सब स्ट्रिंग का। टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट यानी कि सेलेक्ट कस्टमर नेम, ठीक है। कस्टमर नेम को सेलेक्ट किया हमने। कस्टमर नेम राहुल हो गया, प्रिया हो गया, अमन हो गया, नेहा हो गया, ठीक है। उसके बाद सब स्ट्रिंग कस्टमर नेम, सब स्ट्रिंग में आ जाएगा। पहले कस्टमर नेम को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन 1, ठीक है। तो पहले हम आर को ले लिया, और उसके बाद लेंथ, लेंथ कितना होना चाहिए? 3, लेंथ 3 होना चाहिए। तो आर को सेलेक्ट कर लिया पहला को, उसके बाद 3, 1 2 3 हो गया आपका। यहाँ से 1 2 3 सेलेक्ट कर दिया राहुल। प्रिया में PRI, ऐसा नहीं है कि इसका अपने मन से नाम ले लिए राह। अगर यहाँ पे 4 कर देते हैं, 1.4 कर दें या 1.2 कर देते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? 1.2 में आपका आ जाएगा पूरा नाम, उसके बाद 2 RA हो जाएगा, उसके बाद आपका PR हो जाएगा, उसके बाद AM हो जाएगा, उसके बाद NE हो जाएगा। तो इस तरीके से इस कंडीशंस के थ्रू हम सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका डेट एंड टाइम फंक्शन होता है। डेट एंड टाइम फंक्शन क्या है? यूज्ड, ये मुझे लग रहा है लास्ट है, ठीक है। बस रुक जाइए, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये टॉपिक्स एग्जाम रिलेवेंट है, इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। डेट एंड टाइम फंक्शन होता है यूज टू फेच और मैनिपुलेट डेट्स एंड टाइम फ्रॉम द डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर से हम डेट एंड टाइम को फेच करते हैं। तो यूज़फुल फॉर ट्रैकिंग व्हेन रिकॉर्ड्स आर वेयर क्रिएटेड और मॉडिफाई, कब डेटाबेस में रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, कब मॉडिफाई हुआ है, तो हम उसी चीज़ का यूज़ करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन से, ठीक है। हमारे पास बहुत सारा टेबल है डेटाबेस में, लार्ज टेबल है, कब से पड़ा है, क्या है, तो उसका डेट एंड टाइम हमें जानना है। तो उसमें हम फंक्शन लगाएंगे। तो डेट एंड टाइम फंक्शन में एक नॉ फंक्शन लगाएंगे। नॉ फंक्शन क्या कहता है कि रिटर्न्स द करेंट सिस्टम डेट, सिस्टम का जो डेट होगा वो करंट, आज का डेट, अभी का डेट उस समय दे देगा, ठीक है। आज तो 9 अगस्त है, ठीक है। लेकिन मैं रिकॉर्ड जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं स्लाइड बनाया था तो उस समय ये डेट था कि 8 अगस्त 2026, ठीक है। तो सेलेक्ट नॉ एज करेंट डेट एंड टाइम, तो उस समय का, जिस समय मैंने इसको कि डेटाबेस को क्रिएट किया था, उस समय का डेटाबेस में ये नॉ टेबल में शो हो जाएगा, ठीक है। करेंट CURDAT, कर डेट, ठीक है। इसको हम कर डेट नहीं, करेंट डेट ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसको लिखा जाता है CURDAT, ठीक है। रिटर्न्स ओनली द करेंट डेट सिस्टम डेट, सिस्टम का करेंट डेट जो होगा उसको शो करेगा, ठीक है। सिलेक्ट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम को सिलेक्ट कर रहे हैं, और जो है डेट फंक्शन लगा रहे हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन, तो करेंट डेट लगा रहे हैं एज टुडे फ्रॉम बैंक ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद
वेयर द ट्रांजेक्शन ID 2, ट्रांजेक्शन ID 2 किसका था? प्रिया का था, ठीक है। प्रिया का ट्रांजेक्शन ID 2 था, उसका जो है डेटाबेस जो क्रिएट हुआ था, उसका सिस्टम के जो करंट सिस्टम डेट होगा वो आपका करंट सिस्टम डेट ये है 8 अगस्त 2026, ठीक है। उसके बाद इतना ही है, ठीक है। और अच्छा खासा एसक्यूएल का चैप्टर कवर हो चुका है। एसक्यूएल का कुछ क्वेरी और ज्वाइन फंक्शन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन फंक्शन पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद ज्वाइन कंडीशन, तो और एसक्यूएल भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन पढ़ लेंगे, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद हम ट्रांजेक्शन पढ़ लेंगे। DBMS इसी तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगा। और उसके बाद आपका DBMS का PYQ पे क्वेश्चन रहेगा। अच्छे खासे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन में DBMS से आए हैं उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। और जब क्वेश्चन देखेंगे ना, तो मुझे 100% श्योर है जब आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, उसके बाद जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपसे 90% जो है आपका क्लियर हो जाएगा PYQ। तो मेरे ईमेल भी एक स्टूडेंट ने किया था कि सर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका लेक्चर वीडियो पूरा देखने के बाद मैंने PYQ लगाया DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का, तो मेरा 90% स्कोर आ गया PYQ में, ठीक है। तो आप जब PYQ आपसे क्लियर हो जा रहा है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो MCQs जो क्वेश्चंस का सेट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, तो उस पर प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्ड होगा, आपका स्कोरिंग भी हाई रहेगा, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये PDF स्टडी मटेरियल भी शेयर कीजिए ताकि वो हमसे भी जुड़ पाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।